श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बेहद खास मेहमान उपस्थित हैं। आप हैं ध्यानचंद यादव जी, आप मैनेजर हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार दीपक जी, धन्यवाद आपका मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। श्रोताओं हम बता दें कि आजकल जिस हिसाब से तकनीकी बदल रही है, ऑनलाइन का जमाना है, बैंकिंग में भी बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बैंकिंग में जिस तरीके से ऑनलाइन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है उसके बहुत फायदे भी हैं तो उसके नुकसान भी हमें उठाने पड़ रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों के ऊपर हम जागरूकता पैदा करने के लिए, बातचीत करने के लिए ध्यानचंद जी की तरफ मुखातिब होंगे। और ध्यान जी, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहेंगे, जब हम बात ऑनलाइन बैंकिंग की करते हैं या डिजिटल बैंकिंग की करते हैं तो इसका आशय एक आम जनता, एक आम बैंक का ग्राहक क्या समझे? जी दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जैसे कि पारंपरिक बैंकिंग जो होती है दीपक जी, जैसे कि बैंक में जाके क्यू में लग के अपने पैसों का भुगतान, लेन देन करना या चेक जमा करना, इन सब से एक स्टेप आगे जा करके लोगों की पहुंच तक उनको सारे जो सुविधाएं हैं बैंक की उनके हाथ में, उनके जेब में, थ्रू इंटरनेट, मोबाइल के द्वारा उन तक पहुंचाने को ही हम इसको डिजिटल बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू सबको ये हम सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं बैंक की तरफ से। जैसे कि आपको 24 घंटे और 7 दिन आपको ये सुविधाएं मिल सकें। जी, यानी अब सिर्फ बैंकिंग आवर्स में ही आपको बैंक की सुविधाएं, सर्विसेज नहीं मिलती हैं। 24 घंटे 7 दिन सप्ताह में आप बैंक की सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं और ये पारंपरिक बैंकिंग की तुलना में एक कदम आगे है, वन स्टेप फॉरवर्ड। ध्यानचंद जी, यहां पर आगे हम बढ़ना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे, डिजिटल बैंकिंग तो हम समझ गए, लेकिन इसके और क्या क्या लाभ हैं, इसके अंदर थोड़ा घुसना चाहेंगे और इसके लाभ को हम थोड़ा सा उजागर करना चाहेंगे। जी दीपक जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि उसके लाभ क्या है, क्योंकि जब तक हमें लाभ नहीं पता होगा तो हम इसका उपयोग कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमें बैंक जाना पड़ता है, हमको उसके लिए समय निकालना पड़ता है, फिर बैंक जाने के बाद हमको वहां समय देना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए घर बैठे बैंकिंग सुविधाएं ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ से हमको प्रोवाइड की जा रही हैं। बैंकिंग कार्यों की जो पहुंच है वो 24 घंटे और 7 दिन आप तक पहुंचाने के लिए, और ये पेपरलेस बैंकिंग है। डिजिटल बैंकिंग, आपको कोई भी करेंसी, आपको लेन देन जो है वो पेपरलेस रहेगा। आपको कहीं करेंसी ले जाने की या ले आने की जो भी उसमें दुविधा होती है, जो भी उसमें जोखिम होता है, वो उसको मिटिगेट कर देता है। और दूसरा, ये ब्लैक मनी जो है इसको भी ये बहुत हद तक ये कंट्रोल करता है डिजिटल बैंकिंग। और जो करेंसी का, फेक करेंसी जैसे थी, नकली नोटों का जो प्रचलन है, उसको हम ऑनलाइन बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग के थ्रू हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं। और अभी जैसे हम बिल पेमेंट करना है कोई सा भी, हमारी सुविधा के हिसाब से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो गया, मोबाइल बिल का पेमेंट हो गया, या जो आजकल हम टीवी रिचार्ज या कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए हमें कहीं क्यू या किसी वेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम इसको अपने ही मोबाइल पे विभिन्न ऐपों के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, या हमें जिस भी बैंक की सुविधाएं हम यूज कर रहे हैं, खास करके अगर हम स्टेट बैंक की कर रहे हैं तो उसके इंटरनेट बैंकिंग की मदद से या योनो की मदद से, योनो जो कि एक स्टेट बैंक का बहुत ही बेहतरीन ऐप है, उसकी मदद से हम ये पेमेंट कर सकते हैं। मैंने योनो की बात की दीपक जी, तो योनो के बारे में मैं बताऊं, जो भारतीय स्टेट बैंक का एक ऐप है, उससे हमने जो योनो कैश की सुविधा प्रोवाइड कराई है कस्टमर्स को, वो एक स्टेप फॉरवर्ड है बैंक को, मतलब बहुत ही आगे ले जाने की दिशा में। अभी तक कार्ड क्लोनिंग होती थी एटीएम में जी, उससे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पैसे जो हैं कार्ड के थ्रू दूसरे जो जालसाज लोग थे उसका उपयोग कर लेते थे। वो कार्ड की डिटेल्स वहां से एटीएम के थ्रू कार्ड को क्लोन करके ले लेते थे। लेकिन अब बैंक ने उसके एक स्टेप फॉरवर्ड योनो कैश लिया है, जिसमें आपको कार्ड की जरूरत ही नहीं है। आपके मोबाइल पे योनो का एक एसएमएस आता है, जिसको कि आप वहां एटीएम में जाकर के वो एसएमएस डालेंगे और एक पिन जनरेट करके आप जितना भी पैसा, जैसे 20,000 तक आप निकाल सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है आपका, जैसे कोई परिवार का या कोई सदस्य कहीं पे, आपके कोई भी जानने वाले कहीं फंसे हों या कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में भी हों जहां उनके पास कार्ड ना हो, कुछ नहीं हो, तो आप केवल वो एसएमएस उनसे मतलब शेयर करके भी वो पैसे निकाल सकते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। निश्चित रूप से ये बैंकिंग को एक कदम आगे ले जाता है कि आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है, बस केवल आप एसएमएस के माध्यम से आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। वो ओटीपी कितने देर तक वैलिड रहता है? ये 4 घंटे तक वैलिड रहता है। 4 घंटे तक आप किसी भी नियरेस्ट एटीएम से जाकर के पैसा निकाल सकते हैं। स्टेट बैंक के नियरेस्ट एटीएम पे जाके, स्टेट बैंक के नियरेस्ट एटीएम से जाकर के पैसा निकाल सकते हैं। और पेपरलेस बैंकिंग है, आपने बताया। आपको कोई पासबुक की जरूरत नहीं है, किसी भुगतान के लिए रिसीट की जरूरत नहीं है, बिना पेपर के जाकर के आप सारा। दीपक जी, मैं इस विषय में एक चीज और बोलना चाहूंगा। जो आजकल जो ग्राहक हैं वो पासबुक प्रिंट करने के लिए बहुत ही तत्पर रहते हैं।
तो चूंकि इंटरनेट बैंकिंग से हमको ये सुविधा वहां पे दी गई है कि हम अपने सारे ट्रांजैक्शंस वहां से देख सकते हैं। पासबुक प्रिंट कराने के लिए लोगों में बहुत ही जैसे देखा जाता है कि वो बेताब रहते हैं, उसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने सारे ट्रांजैक्शन वहां से देख सकते हैं। जी, और खासकर जिस तरीके से आपने बताया कि आप ये बैंकिंग को एक कदम आगे ले जाता है, बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अब पारंपरिक तरीके से सोचने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग बदल गई है, आपके सारे जो ट्रांजैक्शन हैं आपके ऐप के माध्यम से आप देख सकते हैं उसको, इसलिए पासबुक प्रिंट कराने के लिए आपको बैंक में कतार लगाने की जरूरत नहीं है, क्यू में आने की जरूरत नहीं है। ध्यानचंद जी, यहां पर हम जानना चाहेंगे आपसे कि डिजिटल बैंकिंग के बहुत सारे लाभ हम देख रहे हैं, लेकिन उसी के साथ जब लाभ की बात हम करते हैं, कैश को हम अपने हाथ से ले जाते हैं, किसी को देते हैं, तो हमें लेने या देने जैसा कुछ एहसास होता है। हम भारतीय हैं और एहसास में बहुत जिंदगी जीते हैं, लेकिन जब चीजें पेपरलेस हो जाती हैं तो उसके साथ एक नई चीज जो दाखिल होती है वो है रिस्क। बहुत ज्यादा जोखिम भी बढ़ जाता है, और खासकर वो लोग जो इंटरनेट लिटरेट नहीं है, यानी कि इंटरनेट के चलन में, उसके ऑपरेशन में बहुत ज्यादा वो लोग उससे वाबस्ता नहीं है। वैसे लोगों के लिए आप जोखिम से बचाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या जोखिम है और उससे बचें कैसे? जी दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि आज के दौर में जालसाजों की चपेट में बहुत सारे लोग आते हैं। ये प्रतिदिन ही लोगों को कुछ न कुछ कॉल करके उनके डिटेल्स पूछने की कोशिश करते हैं, और वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि ऐसे कॉल्स तो आपको भी आए ही होंगे एक दो। मेरा तो यही निवेदन है सबसे कि कोई भी कॉल्स पे बैंक जो है खास करके अपने ग्राहकों से न तो ओटीपी वह है जो कि एक वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे आता है कोई भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करने के लिए, या तो एटीएम कार्ड की डिटेल, या एटीएम कार्ड के पीछे जो सीवीवी होता है, कार्ड वेरिफिकेशंस जो रहता है, वो डिटेल किसी को शेयर नहीं करनी है, किसी भी हाल में नहीं करनी है। अननोन लिंक्स जो भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कॉल करके कि ये एक लिंक दी जा रही है, इससे आपको पैसे मिलेंगे या पैसे जैसे भी, ऐसा करके लोगों को मतलब बहुत सारे फेक कॉल्स आते हैं, तो किसी भी अननोन लिंक्स पे आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि ये एक जालसाजों की एक प्रक्रिया है जिससे कि वो आपके खाते में पड़े हुए पैसे उड़ा ले जाते हैं। और इंटरनेट बैंकिंग जो यूजर्स हैं उनके लिए मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि कोई कभी भी ऐसी जो साइट्स हैं, जो कि इंटरनेट पे बहुत सारी साइट्स उपलब्ध हैं जो सुरक्षित नहीं है, उस पर क्लिक न करें। केवल जो वेरीफाइड साइट्स हैं उस पे ही अपने आईडी पासवर्ड, जो इंटरनेट का आईडी पासवर्ड है, वो उस पे ही दाखिल करें, और वो उसको कभी भी सेव करने का ऑप्शन न करें कि कोई वो उनका डिटेल्स जो है वो चुरा सके, न ये किसी से शेयर करें। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप थोड़ी सी अपनी जागरूकता से इन सब चीजों से बच सकते हैं। जी, इंटरनेट बैंकिंग जहां आपको बहुत सारी सुविधाएं मुहैया करा रहा है, वहीं पे जोखिम भी पैदा हो रहा है। तो थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी जागरूकता के माध्यम से हम सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं और इनसे बच सकते हैं। ध्यानचंद जी, एक चीज यहां पर और समझना चाहेंगे कि कई बार हम जब इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सिक्योर्ड इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वाईफाई का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो वाईफाई के इस्तेमाल के माध्यम से बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग या डिजिटल बैंकिंग कितना सुरक्षित है? ये पूर्णतः सुरक्षित है, लेकिन जो साइट्स हम लोग यूज करते हैं दीपक जी, जैसे जो सिक्योर साइटें होती हैं, HTTPS होता है, क्योंकि बहुत सारे फेक साइटें भी क्रिएट की जाती हैं जिसमें कि आपके डिटेल्स चुरा लिए जाते हैं। वहां पे लॉगिन के लिए उस पे अपने क्रेडेंशियल्स का यूज नहीं करना है, क्योंकि वेरीफाइड साइट्स पे ही जाके, जैसे अगर हमें इंटरनेट बैंकिंग यूज करनी है स्टेट बैंक की, तो हम स्टेट बैंक की साइट पे जाके यूज करेंगे। इस तरह से हम बच सकते हैं। जी, HTTPS आपने जो बताया, S फॉर सिक्योर्ड, वो सिक्योर्ड है, यानी ताला भी लगा रहता है, कई बार उसका सिग्नल रहता है। यदि ताला लगा हुआ है या S लिखा हुआ है, सिक्योर्ड है, तो इसका मतलब आप उस साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ग्राहकों से ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या कहीं भी बस स्टेशन पे जो वाईफाई पब्लिक डोमेन में होते हैं, उनसे हमें अपने क्रेडेंशियल वहां पे यूज करने से बचना चाहिए। उनका उपयोग करते हुए अपने इंटरनेट आईडीज, पासवर्ड्स या योनो, जो भी किसी भी बैंक का भी अगर ऐप यूज करते हो, तो वहां अपने क्रेडेंशियल उनके, जब हम वाईफाई के रडार में रहें तो यूज करने से बचें। जी ध्यानचंद जी, बस हम अपनी चर्चा के आखिरी चरण में हैं और यहाँ पर आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे। बहुत ज्वलंत मुद्दा आज के समय में है, और इंस्टेंट लोन के जाल में आकर के यदि कहा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और बहुत
बड़ा जोखिम अपनी जिंदगी के ऊपर ले लेते हैं। तो इंस्टेंट लोन जो आजकल चल रहा है, बहुत सारे फर्जी कॉल्स आते हैं, इससे बचने के लिए आप क्या उपाय बताएंगे? दीपक जी, अगर हमें कोई भी कॉल किसी भी अननोन नंबर से आता है तो पहले तो हमें उसका वेरिफिकेशन करना ही चाहिए, क्योंकि बैंक आपको ऐसे कॉल्स नहीं करता है जिसमें कि वो आपको गाइड करे कि आप ऐसा ऐसा करते जाइए और आपको पैसे मिल जाएंगे। तो बैंक क्योंकि कभी भी आपके क्रेडेंशियल्स आपसे नहीं मांगता है, न तो आपकी डिटेल्स आपसे पूछता है, क्योंकि अगर वो आप उसके कस्टमर हैं तो वो आपको बैंक में आमंत्रित करेगा कि आप आएं और अपने जो भी दस्तावेज हैं, जो भी अपनी जानकारियां हैं, यहाँ पे शेयर करें, कॉल्स पे शेयर न करें। कभी मैं ग्राहकों से यही निवेदन करूंगा कि अपने कोई भी डिटेल्स, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो, अकाउंट नंबर से लेके एटीएम कार्ड से लेके इंटरनेट बैंकिंग या जो भी डिटेल्स हो, इवन आधार कार्ड भी, आप फोन पे किसी को शेयर न करें किसी भी कॉल्स पे। अगर आपको ऐसे कॉल्स आते हैं तो आप 2 मिनट का समय निकाल के अपनी शाखा में अगर विजिट कर लेंगे तो ये आपको एक बहुत बड़ी चुनौती से या बहुत बड़ी जालसाजी से बचा सकता है। ध्यानचंद जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि फोन कॉल आपके पास इस तरीके से यदि आते हैं तो उस पे जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसको फॉलो करके लगातार प्रोसीड मत करते रहिए, क्योंकि वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको फंसा सकता है। सावधान और चौकन्ना रहने की जरूरत है यहाँ पे। और जो दस्तावेज की आप बात कर रहे हैं कि बैंक मांगता है, केवाईसी भी उसे बोलते हैं, केवाईसी में क्या होता है और बैंक उसको बैंक विजिट करके ही देने के लिए बोलती है? हाँ, बैंक से जो भी कॉल आएंगे वो यही बोला जाएगा कि आप कृपया आके शाखा में ये दस्तावेज जमा कराएं, क्योंकि कस्टमर को अपना जो केवाईसी दस्तावेज होता है उनके रिस्क के हिसाब से 2, 5, 10 सालों में जमा कराना पड़ता है। केवाईसी में क्या क्या हो सकता है? केवाईसी में आपके जो जनरल आधार कार्ड या जो आपके मतदान पहचान पत्र होता है या पैन कार्ड और ये सब चीजें आती हैं जो आपको आपकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करती हैं। ये चीजें उसके रिस्क के हिसाब से कस्टमर आइडेंटिफाइड होता है, उसको 5 से 10 साल या 2 सालों में जमा कराना पड़ता है। जी ध्यानचंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका कि आपने वक्त निकाला और डिजिटल बैंकिंग की दुनिया में, ऑनलाइन बैंकिंग की दुनिया में तमाम जो चीजें चल रही हैं, नए नए अपडेट्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनमें एक कस्टमर, एक ग्राहक कैसे एक सुरक्षित ग्राहक बन सकता है और इन सेवाओं का लाभ ले सकता है स्मार्ट कस्टमर बन करके। बहुत अच्छी बातें आपने बताई। निश्चित रूप से जो भी श्रोता इस बातचीत को सुन रहे हैं उनको लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए, मौका देने के लिए, मैं कुछ बात कर सका इसके बारे में। धन्यवाद।